नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में हर चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं, नई पार्टियां बन जाती हैं, पुरानी पार्टियों में विघटन हो जाता है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 2 कोने या त्रिकोने नहीं बल्कि 6 कोने हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो मैदान में है ही, 2-2 शिवसेना और 2-2 एनसीपी भी मैदान में है। 3-3 पार्टियों के 2-2 मोर्चे हैं। कौन पार्टी बदल ले, गुट बदल ले और दूसरे मोर्चे में चला जाए, कहना बहुत मुश्किल है। इस बार एक नया गठबंधन परिवर्तन महाशक्ति भी सामने आ गया है। यह गठबंधन राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा भी कर चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी ताजा अपडेट यह है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई प्रमुख नेताओं सहित 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो वहीं बात एमवीए की करें तो एमवीए में कुछ ताजा अपडेट नहीं है। सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स तो हो रही है, शरद पवार नेताओं को बुला बुला कर समझा भी रहे हैं, पर अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सका है। झारखंड का हाल भी वही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्या है चुनावी अपडेट, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बात महाराष्ट्र की करें तो बीजेपी की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है, लेकिन एमवीए में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही जायजा लिया है। चुनाव के बाद कौन किसके साथ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक दो बहुत ही खुफिया खबरें सामने आई हैं कि कल रात मीटिंग हुई है राज ठाकरे, शिंदे और फडणवीस साहब की। मतलब आप ये समझिए कि हिंदुत्व का वोट वो पूरी तरीके से पोलराइज हो रहा है महायुति की तरफ। बीजेपी, शिंदे और राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे साहब तो अपनी राजनीति का खेल खेल चुके हैं, वो फिर प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन उनका बेटा क्या कर रहा है? चुनाव है, आपके पास लीडर्स है, कहीं कोई यात्रा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कहीं कोई रैली नहीं। सारे लोग बस एक चीज में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे कैसे लड़े, कि ताकि ज्यादा सीटों के आने के बाद, चुनाव के बाद जो हमारे पास विधायक होंगे उसके बाद बैठ के हम राजनीति करेंगे। लोकसभा के चुनाव में हुआ ये कि जो भी उद्धव ठाकरे की जो सीटें आई, ये बड़ा गलत आकलन है लोगों का कि सिर्फ सैनिकों ने वोट किया। नहीं, मुस्लिम वोट्स पूरी तरीके से पोलराइज हुआ। और इसीलिए आप देखिए, जब मामला वक्फ बोर्ड का या किसी चीज का आता है और ये वॉकआउट कर जाते हैं, अब्स्टेन कर जाते हैं, तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर मुसलमान वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं और उद्धव ठाकरे एक बयान तक नहीं देते हैं। तो इससे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये लड़ाई जो है एमवीए के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की है। और इसीलिए एमवीए में अभी तक सीटों का फॉर्मूला ही नहीं बन पाया है। मामला मुंबई से उठ के दिल्ली आ गया। कांग्रेस वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि पार्टी संभाले या अलायंस संभाले। तीसरी दिक्कत एक और है, वो ये उद्धव ठाकरे की जिद कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, नाम की घोषणा करो। शरद पवार दूसरे खेल में चल रहे हैं। वो पता नहीं शरद पवार कब भतीजा से मिलने चुनाव के बाद, इधर भी उधर भी कुछ भी हो सकता है। ये सारे लोग एमवीए के अंदर कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ दें, ये भी डर राहुल गांधी को सता रहा है। ये डर जो है वो कांग्रेस के लोगों को वहां लग रहा है कि ये मामला तो कहीं भी गड़बड़ हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ क्लियर कट
सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिन जिन उम्मीदवारों का नाम आ गया वो प्रचार प्रसार के लिए लग गए, और यहाँ अभी तक सारी चीजें जो है अधर पे लटकी। बिल्कुल, बीजेपी का तो फोकस बिल्कुल क्लियर है, सीट शेयरिंग पे भी बात लगभग पूरी हो गई है, फर्स्ट उम्मीदवारों की भी लिस्ट आ गई, लेकिन एमवीएम में क्यों इतना तकरार है सर, कब ये सॉल्व होगा? देखिए, सॉल्व धीरे धीरे होगा, सॉल्व करने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि ये सीट मुंबई से चलता हुआ दिल्ली की जो बात डॉक्टर आपने कहा, ये मुंबई से चलता हुआ कभी मराठवाड़ा में जाता है, कभी विदर्भ में जाता है, और उद्धव ठाकरे कैलकुलेशन में लगे हैं। जैसे विदर्भ की 12 सीटों की मांग उद्धव ठाकरे ने की थी, जिसमें से 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस भी लड़ना चाहती है। अब पिछली बार और इस बार के गठबंधन में ही जब परिवर्तन हो गया तो सीट शेयरिंग इतना आसान नहीं हो सकता। गठबंधन पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी, इस बार गठबंधन शिवसेना और उधर कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसी पार्टियों में समस्या तो होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अजीत पवार को एडजस्ट करने में समस्या हुई, लेकिन शिंदे को एडजस्ट करने में समस्या नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। तो इसलिए इन लोगों की समस्या अपने अपने सीटों को लेकर है। और ये भी देख रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र की स्थितियां बदली है, उसमें से कौन सी पार्टी किस जगह पर जीत की संभावना किसकी कितनी है। जैसे मराठवाड़ा का क्षेत्र है, अब मराठवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें मराठवाड़ा से भी अशोक चौहान की बेटी हैं जया चौहान। अब ये पूरा का क्षेत्र देखिए, 46 सीटें वहां पर आती है, जिसमें से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जीती थी, उससे पहले 15 सीटें जीती थी, और शिवसेना 12 सीटें और 2014 में 11 सीटें जीती थी। एक एक सीट का दोनों पार्टियों को फायदा हुआ था। एनसीपी और कांग्रेस दोनों 8-8 सीटें जीती थी। लेकिन हुआ क्या, अब कांग्रेस की स्थिति पूरे मराठवाड़ा में उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी। अगर औरंगाबाद, उस्मानाबाद की बात करें तो वहां 24%, 30% मुस्लिम आबादी है। एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी औरंगाबाद से ही 2 विधानसभा सीट जीती थी, और औरंगाबाद से सांसद भी बनाया था, जो अभी छत्रपति संभाजी नगर है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की समस्या यह है कि उपचुनाव में इसने जीत हासिल की थी औरंगाबाद से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद वो अकेले चुनाव वहां जीत नहीं सकते। अगर ओवैसी भी उतरेंगे मैदान में तो मुस्लिम वोट वहां पर टूटेगा, बिखरेगा, और हो सकता है कि ओवैसी के साथ ही चला जाए, इन लोगों के साथ ना आए। 30% मुस्लिम औरंगाबाद में है, उस्मानाबाद में 24% मुसलमान है, लेकिन नांदेड़ और लातूर ये दोनों क्षेत्र हैं जहां से अशोक चौहान आते हैं। अब पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में अगर अशोक चौहान पूरी तरह से मजबूत नहीं दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पूरी पारिवारिक विरासत, शंकरराव चौहान, अशोक चौहान, उनके पिता भी मुख्यमंत्री, खुद भी मुख्यमंत्री, पूरी तरह से वो टूट गए हैं। अभी वो जमकर मैदान में हैं, अपनी बेटी को भी चुनाव जिताएंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं जीता। तो ऐसे क्षेत्रों में, नांदेड़, लातूर में, ये जो अशोक चौहान ने बैटिंग करना शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा आधार बना कि 10-12 सीटें हम अतिरिक्त ला सकते हैं। अब ये स्थितियां बदली है तो शिवसेना भी परेशान है और कांग्रेस, एनसीपी परेशान है। तो इन स्थितियों में अब इन लोगों के पास एक बड़ी समस्या, चुनौती इस बात के लिए है कि सीट शेयरिंग के साथ क्षेत्र भी देखें कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में किसे मिलेगा, नासिक रीजन में, अमरावती रीजन में किसे मिलेगा, मराठवाड़ा में किसे मिलेगा, विदर्भ में किसे मिलेगा। तो ये रीजन वाइज जो ब्रेकअप चल रहा है उसमें शरद पवार बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, और दो जो लड़ाई की बात होती है बीच में एक फायदा उठाने वाली, तो उसमें ये बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और पंच बने हुए हैं, जिनकी सबसे कम भूमिका है इस अलायंस में। मतलब वो सीट की डिमांड भी नहीं, वो मुख्यमंत्री के दावेदारी भी नहीं, फिर भी पंच बनकर दोनों पार्टियों को आपस में लड़ा रहे हैं। मतलब बैठ के लड़ाई के मजे ले रहे हैं। सर, बात झारखंड की करें तो वहां क्या चल रहा है? देखिए, झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का जो अलायंस है वो उसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है जो महाराष्ट्र में हो रहा है। अब कल बड़ा बवाल मच गया। बवाल यूं मच गया कि तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हुए थे, पूरा आरजेडी का कुनबा वहां पहुंचा हुआ था। नाराज ये कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले अलग मीटिंग कर लिए सीट बंटवारा का। हेमंत सोरेन आकर के मीडिया में बता दिया कि बंटवारा हो गया, हम लोगों ने तय कर लिया 81 में से 70 कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी,
5 हम आरजेडी को दे देंगे और 4 जो है वो चला जाएगा वामपंथियों को। तेजस्वी यादव बोले ये बैठक कब हो गई, कब तय हो गया? मतलब आपको मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया। मनोज झा एकदम बिल्कुल हनुमान बन करके कूदे, मीडिया को बुला करके हमने आपको इसलिए बुलाया है, हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी हो रहा है, हमें मीटिंग में नहीं बुलाया गया, ये किस तरीके की चीज़ है, ये तो घोर बेइज्जती है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने तय किया है कि 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां हम बीजेपी को अकेले अपने दम पे हरा सकते हैं। लीजिए, हो गया गठबंधन। ये इंडी गठबंधन का ये जो इन लोगों के दिमाग में खुमार चलता रहता है। और राहुल गांधी तो आ गए वापस, और वहां क्या चल रहा था, वहां आरजेडी वाले बैठ के मीटिंग करने लग गए। अब आपने देखा ताव, अब इधर उपचुनाव भी 4 सीटों के ऊपर हो रही है। आज आरजेडी ने 4 घोषणा कर दी, 1 वामपंथी को दिया, 3 अपने पास रख लिए, कांग्रेस से पूछा तक नहीं। लीजिए, हो गया गठबंधन। और ये जो बवाल मच रहा है, जो इनसाइड स्टोरी आ रही है कि ठीक है हमें मत दो, जितने पे दे दोगे हम लड़ लेंगे, और जो कॉम्प्रोमाइज जो बन रहा है वो 7 सीटों के ऊपर बन रहा है। लेकिन वहां भी एक पेच फंसा हुआ है कि पहले तो 70 में इन लोगों ने तय कर लिया था कि भाई कौन कहां कितना लड़ेगा। तो ये जो 29 और 41 का जो फॉर्मूला बना कि 29 सीटों के ऊपर लड़ेगी कांग्रेस और 41 पे लड़ेगी जेएमएम। अब आरजेडी वाले जो अपना सीट बढ़ा रहे हैं, वामपंथी भी अपना सीट बढ़ा रहे हैं। तो जेएमएम ये कह रही है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम अपना सीट कम करो, तुम अपनी सीटों को कम करो, आरजेडी को अगर एडजस्ट करना है, हमको नहीं जरूरत है। तो आप देखिए कि किस तरीके से, और आरजेडी का गेम प्लान क्या है। आरजेडी का गेम प्लान वही अखिलेश यादव वाला है। अच्छा ठीक है, हमको झारखंड में मत दो, जब बिहार का जब चुनाव होगा तो 70 नहीं देंगे, अब 30 पे आपको लटका देंगे। तो ये इस तरीके से कहाँ है भाई विचारधारा, कहाँ है पार्टी, कहाँ है कमिटमेंट, कहाँ है यूनिटी, कहाँ पे है गठबंधन? सब लोग तो एक दूसरे को नोचने खसोटने में लगे हुए हैं। उधर लिस्ट आ गई, झारखंड में भी बीजेपी की लिस्ट आ गई। तो एक तरफ लीडरशिप गठबंधन पे क्लैरिटी है, और दूसरी तरफ आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर। लेकिन सर, राहुल गांधी तो झारखंड गए थे कि सीट शेयरिंग बिल्कुल फाइनल करके आएंगे। उनके नेताओं ने भी बयान दिया था कि बस एक ही 2 दिनों में लिस्ट सामने आ जाएगी। बीजेपी की तो लिस्ट आ गई, लेकिन राहुल गांधी ने जाकर तो वहां और ज्यादा रायता फैला दिया। देखिए, राहुल गांधी वहां गए और सरेंडर करके आ गए। कम से कम इतना तो बड़ा काम कर लिया कि अपनी सीटों की संख्या घटा ली। 31 कहाँ पिछली बार लड़े थे, उससे बात चली 29 पर, और दे के आ गए 27। अब इतना वो 4 सीटें कम करके आ गए कि 4 सीटें मेरी वाली है, वो किसी और को दे दो। लेकिन फिर भी अपने लिए एडजस्टमेंट करते करते दूसरे को नाराज कर गए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का वहां गठबंधन है। लेकिन राहुल गांधी इंडी अलायंस की बात करते हैं, जिसके कारण दूसरी पार्टियां भी सामने आ जाती है कि भाई हमारे साथ दूसरे राज्य में है तो यहां भी करो। भारतीय जनता पार्टी भी अलायंस में है, एनडीए में है। लेकिन वहां पर स्थितियां क्या होती है, जहां जिसकी अहमियत हो वहां उसके साथ अलायंस होता है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में आकर नीतीश कुमार कहेंगे मेरे साथ भी अलायंस होना चाहिए, हमको भी 2 सीटें दो। जैसा अखिलेश यादव जाकर बोले थे कि मुझे भी 2 सीटें चाहिए और मेरे भी उम्मीदवार हैं, और जो जीटी रोड का रीजन है जहां यादव कम्युनिटी रहते हैं, तो हम तो यादवों के बड़े नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में यादव इन्हीं को पूछता है। जैसे अगर बिहार चले जाएं तो मुलायम सिंह यादव के समय से अभी तक अखिलेश यादव तक हर बार चुनाव लड़ने की कोशिश करते रहे, और मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा भी कई बार, 20-20, 25-25 सीटों पर चुनाव लड़े, लोकसभा में भी लड़े कि कम से कम वहां के यादव हमारे साथ कुछ आ जाए। 10%, 20% नहीं आ पाए। लालू प्रसाद यादव भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश किए। तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप है वो उनके जातियों में भी अपने ही क्षेत्र में बंटवारा है। वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर निकल के बिहार की तरफ जाती है, फिर वापस आ जाती है कि यहां कुछ दाल नहीं गलने वाला है। तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई। वहां पर गए और
सिर्फ सोरेन से बात किए तेजस्वी यादव के साथ। ऐसे तो ये मछली पार्टी करते हैं, ऐसे तो दिल्ली में आकर भी लंच डिनर करते हैं, इनवाइट करते हैं, दोनों भाई बहन तेजस्वी यादव के घर पे जाते हैं। लेकिन जब वहां मीटिंग की बात आई तो तेजस्वी यादव को बाहर कर दिया कि नहीं, ये हम दोनों बड़ी पार्टियां हैं तो नाराजगी तो होगी, ये भी लड़ेंगे, तेजस्वी भी चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट कितना होगा ये तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। बिल्कुल, अब मतलब सब अपने फायदे के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एनडीए ने झारखंड में सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों तक की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया अलायंस अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाया है। इंडिया ब्लॉक के दलों और उनके नेताओं में आक्रोश भी देखा जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होने लगी है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी हाल यही है। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीएम में कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। मीटिंग्स तो हो रही है पर सारी मीटिंग्स बेनतीजा निकल रही है। उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े हैं तो कांग्रेस भी तेवर दिखा रही है। अब देखना होगा शरद पवार कोई हल इसमें निकाल पाते हैं या नहीं। तो महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी लड़ाई पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।